हेलो दोस्तों, तो आज के फाउंडेशन ऑफ द नेशन करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि यहाँ पे हम वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं जो आपको बहुत डिफरेंट लिंकेजेस बताएंगे कि आप मेंस आंसर राइटिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इवन फॉर इंटरव्यू पर्पजेस ये लिंकेजेस आपके दिमाग में एम्बेड हो जानी चाहिए सो दैट आप सही पे चीज़ों का जवाब दे सकें। अगर हम न्यूज़ की बात करें, सबसे पहली चीज़ है आपकी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियो 5G। कल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इसकी कुछ निटिग्रिटीज़ की बात करेंगे कि बेसिकली 5G है क्या, एंड व्हेन जियो सेज कि हम 5G की बात कर रहे हैं तो वो क्या क्या देने की प्लान कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। नाउ बहुत सिंपल सी बात है कि जिस तरह की कोविड-19 के बाद इकोनॉमी की सिचुएशन है, इंडिया को ओपन अप करनी पड़ेगी इकोनॉमी ताकि बाहर से भी हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ सकें। तो क्या रीज़न है इसके, क्यों ऐसा करना चाहिए, इसके बारे में देयर वाज दिस वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो कि हम डिस्कस करेंगे। नाउ द थर्ड थिंग, बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं कि चाइना का जो जीडीपी है दैट हैज़ कम बैक अगेन, एक रीबाउंड आ गया है, उसमें फिर से बढ़ गया है। सो बहुत सिंपल सी कंपैरिजन कर रहा है कि वर्ल्ड में इतना ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है तो चाइना ऐसा क्या कर रहा है कि उनका जीडीपी एब्सोल्युटली रीबाउंड हो गया है, और इससे इंडिया को क्या सीखना चाहिए, क्या सिग्नल्स लेने चाहिए, इसकी भी हम डिस्कशन करेंगे। ऑल्सो एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की बात करेंगे जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रिलैक्सेशंस आप SC/ST को मार्क्स में देते हैं वही डिसेबल्ड को भी मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों, इस पे वील डिस्कस समथिंग। देन बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ में है कि शुड एग्जाम्स बी देयर और इट शुडंट बी देयर। तो बहुत सिंपल सी बात हो रही है कि कहीं ना कहीं इसमें यूनिवर्सिटी की से ज़्यादा होनी चाहिए दैन व्हाट द ब्यूरोक्रेसी सेज, ठीक है, दैन सरकार क्या कह रही है। वन ऐसे सरकार, वी आर रेफरिंग टू द ब्यूरोक्रेट जो इसके डिसीजन ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की अपलिफ्टमेंट में कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है, जो एकेडमिशियंस हैं, उनकी वॉइस हैज़ बिन लॉस्ट एंड द पावर हैज़ बिन गिवन टू ब्यूरोक्रेसी। इसके बारे में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल था दैट विल बी डिस्कसिंग। एंड द लास्ट आर्टिकल वॉज कि बहुत रिसेंटली डेटा के हिसाब से जो इंडिया में MMR है, मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो, वो जो घट गया है, तो इसके बारे में कुछ हम डेटा देखेंगे। दे नॉट डिस्कसिंग व्हाट आर द रीजंस, लेकिन हाँ बेसिकली MMR क्या होता है, किस तरह से, या रादर क्या अमाउंट है जिससे घटा है, एंड ये कौन से SDG को केटर करता है, बस उसकी बात है। कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, दैट इज व्हाई आई वांटेड टू डिस्कस दिस। नाउ अगर हम जियो 5G की बात करें, सबसे पहले तो 5G का मतलब है G इज जनरेशन, ठीक है। तो इसका मतलब है जो भी नेटवर्क्स हैं, ठीक है, जिनसे आपका डेटा या कॉल्स जा रही हैं, अब ये 5th जनरेशन ऑफ नेटवर्क्स है। तो अगर हम सिंपल शब्दों में इसको डिफ्रेंशिएशन करें तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ नेटवर्क्स थे ये सिर्फ मोबाइल वॉइस कॉल्स ही होती थी इनसे। उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड जनरेशन ऑफ नेटवर्क आया, उसमें मोबाइल वॉइस कॉल्स तो थी ही थी, लेकिन एक शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज भेजने की भी जो सुविधा थी वो शुरू हो गई थी। आफ्टर दैट केम 3G, जिसमें कहीं ना कहीं जो आपका इंटरनेट है, जो वेब ब्राउजिंग है, वो मोबाइल डिवाइसेस पे शुरू हो गई। अब 4th और 5th G की जो बात हो रही है, यहाँ पे इन्हीं तीनों सर्विसेज में या जो और सर्विसेज हैं, इनकी स्पीड और लेटेंसी में इंक्रीमेंट हुई है, राइट। व्हेन आई से लेटेंसी, इट इज द गैप जो समय लेता है कि आपका जो मैसेज है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा सके, राइट। सो 4G में क्या हुआ, ये स्पीड, ये लेटेंसी जो है बढ़ गई, एंड इसकी बहुत ही ज़्यादा फास्टर स्पीड जो है अब ये 5G नेटवर्क्स में आ जाएगी। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो जियो कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं कंप्लीट एंड टू एंड 5G सोल्यूशंस देंगे वंस द नेटवर्क्स आर इन प्लेस। तो आप देख रहे हो अभी भी सारे नेटवर्क्स नहीं आए। द मोमेंट इट सेज 5G है तो अभी भी सारे के सारे नेटवर्क्स अवेलेबल नहीं है। रादर अगर आप इंडिया की बात करें तो किसी भी नेटवर्क या पूरे 5G के सोल्यूशन में जितना टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स इंक्लूड होंगे उतना ही स्टेक होल्डर्स होंगे जो इस पूरी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए इक्विपमेंट देंगे। अब इक्विपमेंट वेंडर्स और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने लैब ट्रायल्स तो फिनिश कर लिए हैं 5G नेटवर्क के, लेकिन जो फील्ड ट्रायल्स हैं वो अभी तक नहीं हुए हैं, इसीलिए चीज़ें डिले हो रही हैं। इसमें एक और दिक्कत क्या है डिले होने की, कि जो स्पेक्ट्रम है फॉर दीज ट्रायल्स, जो ये टेस्ट ट्रायल्स के लिए स्पेक्ट्रम है, राइट, वो अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एलोकेट नहीं किया है। इस वजह से भी 5G के फील्ड ट्रायल्स नहीं हो पाए हैं अभी तक। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस इज ऑल्सो अ रीज़न कि कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस में डिले हो सकता है। ऑल्सो 5G सोल्यूशन द मोमेंट जियो सेज ऐसा हम कुछ दे रहे हैं, तो एक तो 5G इंफ्रा और सर्विसेज की तो बात कर ही रहे हैं, प्लस वो कहीं ना कहीं अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स भी देने की बात कर रहे हैं ताकि ये 5G सोल्यूशन और ज़्यादा अवेलेबल हो जाए। ठीक है जी, पूरा लॉजिक समझ में आया। तो कोई भी अगर आपको
टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स पे या इस तरह के कोई क्वेश्चंस आते हैं, यू कैन डेफिनेटली कोट दीज थिंग्स देयर। और जो मैंने आपको इनिशियली 1 to 5G में डिफरेंसेस बताए हैं, ये आपके प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब अपनी अगली न्यूज़ में आएंगे, तो इंडिया को क्यों इंपॉर्टेंट है टू ओपन अप द इकोनॉमी। तो रिसेंटली एक चीफ इकोनॉमिस्ट हैं क्रिजिल के, उन्होंने बोला है कि कहीं ना कहीं जो है इंडिया की जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन होगी। वो कह रहे हैं कि पहले क्वार्टर में जो है 25% कॉन्ट्रैक्शन की बात थी, एंड इवेंचुअली अगर आप पूरे साल की बात करोगे तो जीडीपी में 5% की कॉन्ट्रैक्शन होगी। वो कह रहे हैं क्यों ऐसी कॉन्ट्रैक्शन होगी, वो फोरसी कर रहे हैं क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि जो भी मेजर्स लिए गए हैं इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, राइट, कि आपका फाइनेंशियल सेक्टर जो भी इसमें स्ट्रेस आ रहे हैं उनको बेटर किया जाए, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। रादर अगर इंपॉर्टेंट भी है तो उस ट्रिगर तक आपको नहीं पहुंचाते कि आपकी इकोनॉमी सडनली वापस बूम कर जाए। तो वो कह रहे हैं इसमें क्यों इश्यूज हैं, कि ऐसा क्यों है कि ये मेजर्स आगे नहीं बढ़ रहे। वो सिंपल सी बात कर रहे हैं कि एक तो इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उस वजह से क्या होगा, जो भी मेजर्स होंगे 100% पॉपुलेशन को कभी भी केटर नहीं करेंगे। सेकेंड चीज़ वो कह रहे हैं कि हेल्थ इंफ्रा बहुत ज़्यादा वीक है। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे कोविड क्राइसिस बढ़ रहा है उसके साथ साथ ही हमें अपने रिसोर्सेज भी बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज आपका इंफ्रा इन जनरल जो है वो वीक है और उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करने की भी ज़रूरत है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करना पड़ रहा है लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग पे। अगर हमारा इंफ्रा इतना अच्छा होता कि कोविड क्राइसिस को हम इजीली या रादर और अच्छे तरीके से बैलेंस कर पाते, तो कहीं ना कहीं हमें लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसेस पे इतना डिपेंड नहीं करना पड़ता। तो वो कह रहे हैं इस वजह से क्या हो रहा है, आपका बेसिक एजेंडा लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग पे है और आप इकोनॉमी पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो, जिस वजह से क्या हो रहा है कि जो भी ऐसे हाउस होल्ड्स हैं या फाइनेंशियल सपोर्ट है उन पे आपका ध्यान नहीं है, रादर आपका ध्यान एब्सोल्युटली लॉकडाउन पे चला जाता है। ठीक है जी। तो वो कह रहे हैं कि इसीलिए आपको अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देना जरूरी है। वो कह रहे हैं कि पर बाय द टाइम, इन दिक्कतों की वजह से बाय द टाइम आप अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दोगे तब तक जीडीपी वुड हैव कम डाउन। तो वो कह रहे हैं इसका ना बहुत सिंपल सा रीज़न है कि जीडीपी क्यों नीचे आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जिस स्पीड से जो कोविड जो है स्प्रेड हो रहा है और जितनी भी आप कंटेनमेंट मेजर्स ले रहे हो लाइक लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग, उससे क्या होगा, एब्सोल्युटली आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी में ब्रेकडाउन होगा तो जब चीज़ों को यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, सप्लाई चेन्स की अगर हम बात करें, राइट, वो स्लो हो जाएगी। क्यों, ट्रांसपोर्टेशन भी स्लो हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली लॉजिस्टिक भी स्लो हो जाएंगे। एंड एक बार मान लीजिए कि सब कुछ स्लो हो गया, देन इट विल टेक टाइम कि ये सारी की सारी सर्विसेज में नॉर्मलसी आए, राइट। नॉर्मल होने में भी तो इक्वली टाइम लगेगा। अगर किसी चीज़ का डाउन टाइम है तो उसको अप डाउन होने में भी तो उतना ही समय लगेगा। वो कह रहे हैं इन तीनों रीजंस की वजह से हमें ये पता है कि इंडिया अपने एंड पे 100% इतने इकोनॉमिक मेजर्स नहीं ला पाएगा कि इकोनॉमी का जीडीपी जो है राइज करे, एटलीस्ट इफ नॉट राइजिंग तो डाउन ना हो। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इससे कैसे आप बच सकते हो, कहीं ना कहीं आप इकोनॉमी को ओपन कीजिए, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एंटर करने दीजिए अपनी कंट्री में, सो दैट कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इवेंचुअली बढ़े, राइट, और आपकी कंट्री में पैसा आता रहे। ठीक है जी। ओके, अब इसके लिए ना बहुत एक और आर्टिकल था विच वाज सॉर्ट ऑफ काउंटर आर्टिकल फॉर दिस। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। वो कह रहे हैं कि आप इंडिया की बात कर रहे हो कि जीडीपी लो जा रहा है, पर वो कह रहे हैं चाइना में ना सडनली जीडीपी हो गया है जी रिबाउंड। ठीक है, जीडीपी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। वो कह रहे हैं कैसे, ठीक है, वो बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं कि चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ है वो शार्पली इट हैज़ कम बैक। उसका ना बहुत सिंपल सा इंपॉर्टेंट रीज़न वो कह रहे हैं, दो रीजंस हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो है उस पर कहीं ना कहीं इन्होंने हमेशा से ही काम किया, तो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट की वजह से। और दूसरा कह रहे हैं जो पब्लिक स्पेंडिंग ये कर रहे हैं वो भी एक स्पेसिफिक तरीके से कर रहे हैं ताकि वो पैसा आपकी इकोनॉमी में ही वापस आए। हम देखेंगे आगे कैसे। ठीक है, पर वो कह रहे हैं कि इवन इफ इन दो चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, इसकी वजह से जो चाइना का जीडीपी है ये वापस रिबाउंड कर गया। वो बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं कि इसके ना और रीजंस भी हैं। वो कह रहे हैं एक तो बहुत सिंपल चीज़ क्या है कि कंट्री ने कहीं ना कहीं सक्सेस पा ली है कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए, तो इकोनॉमी ऑलरेडी बैक एंड पे वापस आ गई है। प्लस इनका पॉलिसी सपोर्ट भी बहुत ही अच्छा है, राइट। पॉलिसी सपोर्ट अच्छा पता है कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। बहुत सिंपल सी बात है, अब ना समझना इसको। मान लो कि इंडिया में पीडीएस सिस्टम है ना, तो आपने क्या किया, आपको मान लीजिए 2 या 3 रुपए के जो भी
अनाज खरीदना है आपको एक पीडीएस शॉप पे जाना पड़ता है और वहाँ से आप खरीदते हो। इसका मतलब क्या है कि इवन इफ आप जो भी पैसा आप स्पेंड कर रहे हो वो किसके पास जा रहा है, सरकार के पास जा रहा है, ठीक है। अब सरकार खरीद रही है एमएसपी पे और आप अगेन सरकार से खरीद रहे हो, तो आप देख रहे हो सारा का सारा पैसा अल्टीमेटली किसके पास गया, सरकार के पास गया, राइट। नाउ चाइना ने कुछ और किया। चाइना ने क्या किया, उन्होंने फूड कूपन्स दे दिए, प्रीपेड वाउचर्स। उन्होंने बोला कि रादर देन हम आपको सस्ता अनाज दें, हम क्या करेंगे, हम आपको प्रीपेड वाउचर्स देंगे। उन वाउचर्स को लेके आप किसी भी शॉप से अनाज खरीद सकते हो। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। अब हुआ क्या कि इंडिया में जो वो 2-3 रुपए आप पीडीएस शॉप पे जाके दे रहे थे और वो पैसा सरकार के पास जा रहा था, यहाँ क्या हुआ कि सरकार ने रादर देन दैट आपको वाउचर दे दिया, बोला किसी से भी जाके खरीदो। तो जिस भी दुकान से आपने जाके खरीदा, पैसा कहाँ गया वापस, पैसा वापस इकोनॉमी में जनता के पास आया। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि इंडिया में वो पैसा क्योंकि सरकार के पास जा रहा था और फिर सरकार आपको पैकेज दे रही थी, चाइना ने बोला पहले हम प्रीपेड वाउचर्स दे देते हैं एंड देन इवेंचुअली ऑल दैट मनी विल अगेन गो इनटू द इकोनॉमी विद द सिटीजंस, क्योंकि आप किसी से भी खरीद सकते हो। तो इस वजह से क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो पैसा है ये डायरेक्टली इकोनॉमी में चलता गया और इकोनॉमी में चलते रहने की वजह से जो है लोगों को इकोनॉमिक दिक्कतें कंपैरिजन में थोड़ी सी कम आई, राइट। तो आपको पूरी की पूरी चीज समझ में है। तो इवन इफ जो कि कोविड के जितने भी सपोर्ट में पॉलिसीज हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा नहीं थी चाइना में, बट क्योंकि पॉलिसी को जिस तरह से फ्रेम किया गया उसने इकोनॉमी में ही वापस पैसा डाल दिया, इस वजह से उनका जीडीपी जो है वापस रिबाउंड कर गया, ठीक है जी। अब इसी में वो कह रहे हैं इंडिया क्या कर सकता है, वो कह रहे हैं इंडिया को रादर देन डूइंग ऑल दीज पीडीएस सिस्टम्स, इंडिया को ऐसी एफर्ट्स बनाने चाहिए, ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे पैसा डायरेक्टली इन दी हैंड्स ऑफ द पीपल चला जाए, पहली चीज। और वो कह रहे हैं दूसरी चीज इंडिया क्या कर सकता है, जो कि बैंक क्रेडिट दे रहा है ये स्मॉल बिजनेसेस को भी दिया जाए, एनबीएफसीज को भी दिया जाए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को भी दिया जाए और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को भी दिया जाए, सो दैट ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो डायरेक्टली इकोनॉमी में पैसा लाने से एसोसिएटेड हैं उनको कहीं ना कहीं फोकस किया जाए और उनको अपलिफ्ट किया जाए, ताकि आपकी इकोनॉमी भी, जो आपका जीडीपी है, वो रिबाउंड हो जाए। तो आई होप आपको दोनों आर्टिकल समझ में आए, राइट। चाइना का एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कोट। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट स्टेप्स इंडिया शुड टेक कि इंडिया का जीडीपी रिबाउंड हो जाए, डेफिनेटली आप इन चीज़ों को कोट करोगे, ठीक है जी। चलिए, एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल था सुप्रीम कोर्ट पे कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली रिकग्नाइज किया है कि जितना आप बेनिफिट्स या रिलैक्सेशंस देते हो SC/STs को, उतना ही रिलैक्सेशन आपको डिसेबल्ड को भी देना चाहिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है, दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट थी, उसको दोबारा से रीइंफोर्स किया है सुप्रीम कोर्ट ने और उन्होंने कहा येस, जो पीपल हैं हुआ सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी वो भी कहीं ना कहीं सोशली बैकवर्ड है, सिर्फ SC/ST कैंडिडेट्स ही सोशली बैकवर्ड नहीं है। तो वो कह रहे हैं अगर कोई परसेंटेज ऑफ क्राइटेरिया है क्वालिफाइंग फॉर एडमिशन, मान लीजिए SC/ST का कोई क्राइटेरिया है, तो वो सेम क्राइटेरिया डिसेबल्ड पे भी अप्लाई होना चाहिए ड्यूरिंग द पॉइंट ऑफ एडमिशंस, ठीक है, क्योंकि दोनों ही उनके हिसाब से जो है सोशली डिसेबल्ड है, सोशली बैकवर्ड है। अब इसकी थोड़ी बैक स्टोरी समझते हैं कि ऐसा क्यों बात हुई। तो 2012 में एक केस आया था हाई कोर्ट के सामने, तो उन्होंने बोला कि जब एक यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने बोला कि जब SC/ST कैंडिडेट्स के कंसेशन की बात आई तो SC/ST कैंडिडेट्स को 10% कंसेशन दिया गया, लेकिन जब डिसेबल्ड कैंडिडेट्स की बात आई तो उनको दिया गया 5% कंसेशन। तो उस समय हाई कोर्ट ने बोला था ये तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है, ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट डिस्क्रिमिनेटरी है, राइट। और उन्होंने कहा था नहीं, दोनों को ही सिमिलर तरीके से स्टडी किया जाना चाहिए, दोनों को ही सिमिलर तरीके के कंसेशंस मिलने चाहिए, जिसपे अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सोशली बैकवर्ड हैं, इसलिए दोनों को जो क्राइटेरिया है वो एब्सोल्युटली सिमिलर होना चाहिए। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि जब तक आप प्रॉपर एजुकेशन नहीं दोगे इन डिसेबल्ड को, राइट, तब तक वो कभी भी अपने राइट्स के लिए खड़े नहीं हो पाएंगे। और इस चीज को करने के लिए एक एक्ट भी है विच इज राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट, जो कि अब इट इज इन प्लेस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सोशल अपलिफ्टमेंट की जरूरत ना ही सिर्फ SC/ST कैंडिडेट्स को है बट डिसेबल्ड को भी है, ठीक है। अब इसका एक काउंटर पॉइंट था, काउंटर पॉइंट में क्या कहा गया कि ये कैसा, इसका तो कोई लॉजिकल कंक्लूजन ही नहीं है। फिजिकल डिसेबिलिटी डिफरेंट तरीके की है, मेंटल डिसेबिलिटीज डिफरेंट एंड सोशल डिसेबिलिटीज एब्सोल्युटली डिफरेंट, तो आप कैसे इन सभी को कंपेयर करें। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि ऑल्दो येस इट इज राइट, बट अगर उन्होंने बोला कि अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो लिटरेसी
रेट अमंग द डिसेबल्ड इज ऑलमोस्ट 50%। इसलिए कहीं ना कहीं इनके जो लो लिटरेसी रेट्स हैं, लो एम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं, इनको काउंटर करने के लिए राइट जो भी सोशल डिसेबिलिटी है उससे इनको निकालना पड़ेगा। इसीलिए SC/ST जो भी कोटा एंजॉय कर रहे हैं, रादर जो मार्क्स एंजॉय कर रहे हैं, वो सिमिलर पैरामीटर पे हमें जो डिसेबल्ड हैं उनको भी देना चाहिए। ठीक है जी, याद रहेगा। तो यू कैन ऑलवेज कोट दिस जजमेंट। देन यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कशंस हैं कि आजकल आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है दैट एग्जाम्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, एंड अ लॉट ऑफ डिसीजंस फ्रॉम द गवर्नमेंट आर कमिंग, है ना। मान लो कि ब्यूरोक्रेसी से आ रहे हैं, तो बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं कि पहले ये सभी डिसीजंस एकेडमिशियंस के पास थे, बट इवेंचुअली अब ये ट्रांसफर हो गए टू द ब्यूरोक्रेट्स। तो बहुत सिंपल सी बात करें, जब 19-20 या 19-20 सेंचुरीज़ की बात थी, तो उस समय इंस्टीट्यूशंस जो थे, जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस थे, वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल रिजीम के अंदर थे, राइट। इसीलिए उनमें वेस्टर्न पॉलिटिकल आइडियाज़ बहुत ज़्यादा थे, राइट। तो इवेंचुअली क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स थे जो उनमें से कॉलोनियल स्टेट के अंदर चले गए, अंग्रेज़ों के अंडर काम करने, और कुछ ने क्या किया, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को ज्वाइन कर लिया। नाउ यू कैन कंपेयर, जो आपने हिस्ट्री में चीज़ें पढ़ी है इनसे, कि कौन कौन ऐसे ग्रेजुएट्स थे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट में चले गए। वो कह रहे हैं इवेंचुअली क्या हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत थी, ठीक है। और सरकार को पता था कि बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं उनके सामने, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो भी फैकल्टी कमिटीज़ थी, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ थी, एकेडमिक काउंसिल्स, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, उनको बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई, जिससे कि कहीं ना कहीं वो एकेडमिकली इंडिया को बहुत ज़्यादा बढ़ाएं, जिससे कि जितनी भी रिफॉर्म्स थे आफ्टर हायर लर्निंग, ये बहुत ज़्यादा हुए, एंड इवेंचुअली IITs, IIMs में बहुत ज़्यादा लोगों को हमने एजुकेट किया। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन बढ़ी, नेशनल नॉलेज कमीशन की बात हुई, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ने इंटरवीन करना शुरू किया यूनिवर्सिटीज़ में, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो एकेडमिशियंस हैं उनका रोल टूवर्ड्स अ चेंज नहीं रहा, बट ओनली इन टर्म्स ऑफ रिवाइजिंग दी टेक्निकल एंड एकेडमिक चीज़ें ही रहा इंस्टीट्यूशन में। अब क्या हो गया है कि अब मान लीजिए एब्सोल्यूट कंट्रोल कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स का हो गया है। अब मान लीजिए कि एकेडमिक टर्म कब होगा, है ना, इवैल्यूएशंस कैसे होंगी, कोविड क्राइसिस के समय किस तरह का टीचर लर्निंग प्रोसेस होगा, ये जो है यूनिवर्सिटीज़ नहीं डिसाइड कर रही, रादर कौन डिसाइड कर रहा है, सरकार डिसाइड कर रही है। तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी जो है उन्होंने ओवर पावर कर दिया है एकेडमिशियंस की पावर को इन टर्म्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना ज़रूरी है कि किसकी पावर होनी चाहिए और क्या इनमें किस तरह का बैलेंस होना चाहिए। तो इवेंचुअली देयर विल बी आर्टिकल्स जिसमें बताएंगे किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। टिल देन यू कैन एक्चुअली थिंक अबाउट इट एंड मे बी कम अप विद एन आंसर। ठीक है जी, सिंपल था। चलिए आज का लास्ट आर्टिकल है, इंडिया में जो मिटर्नल मोर्टालिटी रेशियो है ये बेसिकली घट गया है। तो मिटर्नल मोर्टालिटी रेशियो बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। तो याद रखना 1 लाख, द वर्ड हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिटर्नल डेथ बेसिकली क्या है कि डेथ ऑफ द वुमन विद इन 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। और एग्रावेटेड बाय प्रेगनेंसी, एब्सोल्युटली दैट इज फाइन, ठीक है। आपका लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इट इज़ द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स जो 1 लाख लाइव बर्थ्स में हो रही है। दिस 1 लाख टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमें कैसे पता चला है, एक रिपोर्ट आई है इन स्पेशल बुलेटिन ऑन मैटरनल मोर्टालिटी, जो कि सरकारी रिपोर्ट है, क्योंकि ये कौन दे रहा है, फ्रॉम द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ना आपको ये याद रखना है कि किसकी रिपोर्ट है, एंड ये भी आप डेफिनेटली कोट कर सकते हैं। ना अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये मैटरनल मोर्टालिटी ही कौन से SDG को केटर करता है, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो टारगेट 3.1 को ये केटर करता है, जिसमें इनका बेसिक एम क्या है कि ग्लोबली मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो को आपने लेस देन 70 पर 1 लाख बर्थ्स तक लेकर आना है। ठीक है जी, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। चलिए दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड टुडे। आई होप आप ये आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। कोई भी आपको इशू आए, कोई भी दिक्कत आए, यू कैन ऑलवेज मेल अस, यू कैन ऑलवेज कॉल अस, एंड वी आर देयर टू हेल्प यू। ठीक है जी, चलिए देन, ओके दोस्तों, बाय बाय।